14 जुलाई 1789 वार करने जाता था। लुईस 16 जो फ्रांस में राजा था, वहां पैसा ही नहीं था। 10% इंटरेस्ट बढ़ा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के पहले चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। क्लास 9 के द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि फ्रेंच क्या है। ये जो फ्रेंच है, ये फ्रेंच उसी लोगों को बोला जाता है जो फ्रांस में रहते हैं, यानी कि फ्रांस में रहने वाले लोगों को हम फ्रेंच बोलते हैं। जैसे हम इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन बोलते हैं, उसी तरह फ्रांस में रहने वाले लोगों को फ्रेंच बोला जाता है। तो ये फ्रांस कहाँ है? फ्रांस ये यूरोपियन कंट्री है और हमारे इंडिया से फ्रांस को जाने के लिए हमको कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे जाना पड़ेगा? वो आप दो रूट से जा सकते हैं। आपके वीडियो चल रहा होगा, आप देखिए कहाँ से जाना है। 14 जुलाई 1789 ये ऐसा एक सुबह था जिस सुबह में फ्रांस के एक सिटी पेरिस की बास्टाइल में एक इंसिडेंट हो जाता है। ऐसा एक रूमर्स फैल जाता है, ऐसा एक अलार्म बजता है कि राजा बोल रहे हैं अपने कमांडर को कि आप लोग ट्रूप लेकर, आप आर्मी लेकर पेरिस की सिटी पर घुस जाओ और वहां जितने सारे लोग, वुमेन जिसको भी देखोगे सबको फायर कर दो। और ये जो रूमर्स था ये हर एक जगह फैल गया। इसमें पेरिस के जितने सारे लोग थे, मैन थे, वुमेन थे, सब लोग घबरा के 7,000 लोग और मैन और वुमेन सब लोग टाउन हॉल के तरफ गैदरिंग होके जा रहे थे। और वहां सब लोग मिलकर वो लोग डिसाइड किए बास्टाइल की प्रिजनर, 7 लोग कैदी थे, प्रिजनर थे, इनको निकाल दिए और वहां के जितने सारे टूल्स थे, वेपन्स थे, सबको ले आकर वो लोग लड़ाई किए थे, रिवॉल्यूशन किए थे। तो ये जो इंसिडेंट है ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हो गया? क्या कारण था इसके पीछे, ये कैसे हो गया? इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे। चलिए इसके बाद हमारा एक टॉपिक आ जाता है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के लास्ट एंड में वहां फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, यानी कि समाज कैसा था? समाज डिवाइड हुआ था या फिर नहीं? राजा अपने जो सोसाइटी है उसको कैसे देखते थे? फर्स्ट रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में और 1789 के पहले आपका 1774 में जो राजा थे जिसका नाम है लुईस 16 और वो एक फैमिली से बिलोंग्स करता है जिसका नाम है बोर्बन फैमिली। वो सिर्फ 20 साल में ही शादी कर लिया रानी को, जिसका नाम था मैरी एंटोनीट, यानी कि जो ऑस्ट्रियन था। आसपास से आप देखोगे फ्रांस की जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकंड पढ़ोगे तो इसमें आप लोग बेहतरीन से जानोगे। तो इसमें क्या हुआ, लुईस 16 को मैरी एंटोनी से डैश हो गया। ठीक है, तो इससे आपका एक गाना भी आता है, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। धीरे धीरे फ्रांस में फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिला। तो ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस, ये जो देश में
जो फाइनेंशियल मनी की प्रॉब्लम्स है ये कैसे पैदा हुआ? एक कारण के वजह से तो नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण था। इनमें से पहला कारण, ये फर्स्ट वार करने जाता था, और हमको पता है अगर वार करने जाएंगे तो दोनों तरफ से नुकसान ही नुकसान है। और वार करने के लिए ऐसे भूखे मर के तो नहीं जाओगे, बिना अस्त्र शस्त्र से तो नहीं जाओगे। जब भी वार करने जाओगे आर्मी को तो लेकर जाओगे, उनको सैलरी देना होता है, उनको खाने के लिए देना होता है, उनके लिए अस्त्र शस्त्र जो प्रोवाइड करना होता है। ये पहला। दूसरा कारण, इसकी एक आदत था दूसरे लोगों के काम में टांग अड़ाना। यानी कि एक कंट्री जो कि जिसका नाम है अमेरिका, और अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन इसको अपने हिसाब से रखा था। बट फ्रांस के जो लुइस 16 है वो अमेरिकन के पास गया, अमेरिकन कॉलोनी के पास गया, और ब्रिटिशर्स को हटा के वो अमेरिकन कॉलोनी को वादा किया कि हम आप लोगों को रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को हम खाने के लिए जुगाएंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे। भाई किसी और एक कॉलोनी को जाओगे और खाने के लिए प्रोवाइड करोगे, उनको सिक्योरिटी दोगे, तो क्या ये लोग मिट्टी खा के रहेंगे? तो इनको भी तो पैसा जरूरी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। यानी कि लुइस 16 जो फ्रांस में राजा था वहाँ पैसा ही नहीं था, तो अमेरिकन कॉलोनीज को कैसे फिर ये लोग प्रोवाइड करेगा? ये एक कारण था। 1 बिलियन लिब्रेस यानी कि हमारे इंडिया में जैसे रुपीज़ है, 1 रुपीज़ 100 रुपीज़ जैसे बोलते हैं, उसी तरह वहाँ का 1 लिब्रेस, 1 बिलियन लिब्रेस ऐसे बोलते थे। तो 1 बिलियन लिब्रेस से 2 बिलियन लिब्रेस हो चुका था, इतना खर्च हो चुका था वार में। और दूसरी तरफ जहाँ से पैसा उधर लाया था, जो लैंडर्स थे, पैसे देने वाले लोग, जमी देने वाले लोग, वो लोग 10% इंटरेस्ट बढ़ा। उनके साथ साथ फिर फ्रांस का गवर्नमेंट को चलाना होता है, फ्रांस की जो सोसाइटी है उसको देखना होता है, फिर आर्मी की खर्च है, आर्मी की सैलरीज है, सबको देखते हुए जो फ्रांस सोसाइटी था, फ्रांस था, वो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब चुका था। लेकिन दूसरी तरफ जो सोसाइटी था, ये जो सोसाइटी था फ्रांस का, वो 3 तरह से बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट जिसको क्लर्जी बोला जाता था, और क्लर्जी जो लोग थे वो सिर्फ चर्च से बिलोंग्स करते थे, जैसे पोप हो गया, इनको क्लर्जी में ऐड किया गया था। दूसरा सेकेंड स्टेट नोबिलिटी यानी कि जितने राजा के फैमिली है, द फैमिली ऑफ किंग्स। और थर्ड स्टेट जो लोग थे ये सभी कॉमन पीपल थे, जैसे कि आपका बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोड्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स, लेबर, सर्वेंट्स, आर्टिसंस, सब लोग यहाँ जाते थे। और सबसे दुख की बात था कि जो ये थर्ड स्टेट लोग थे ये सिर्फ टैक्सेस पेड करेंगे, टैक्सेस देंगे, और जो नोबिलिटी थे, क्लर्जी थे, इन लोगों को कोई भी टैक्सेस देने की जरूरी नहीं था। ये जो सोसाइटी था यहाँ एक नियम था, ये झूठ बोल रहा है। जिसको बोला जाता है फ्यूडल सिस्टम। 1789 रिवॉल्यूशंस के पहले ये सिस्टम था। ये ऐसा एक सिस्टम था जहाँ राजाओं का काम करना और राजाओं का सेवा करना। फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन इंक्रीज हुआ 1789। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, लोगों की फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ा।
फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ा तो फूड ग्रेन्स था ही नहीं, एग्रीकल्चर होता ही नहीं था। तो इसी के कारण वहाँ का जो स्टेपल फूड है ब्रेड, यानी कि हमारे इंडिया का जो स्टेपल फूड है राइस है या व्हीट है, उसी तरह वहाँ का जो स्टेपल फूड था ब्रेड, उसकी जो है प्राइस इंक्रीज हुआ। जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो बहुत सारे लोग जो है वो काम करने चले गए, और जब काम करने चले गए वर्कर्स लोग खाने के लिए, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्री का जो हेड था वो फिक्स नहीं करता था पैसा, और पैसा कभी देता था कभी नहीं देता था। तो ये जो समस्या था, ये जो प्रॉब्लम्स था, फ्रांस बहुत दिक्कत महसूस कर रहा था ये सिचुएशन देखकर। तो लोग वहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर पाते थे। तो इसके सभी जो प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ राजा के वजह से हो रहा है, ये सभी फ्रांस की लोगों के मानना था। खोपड़ी तोड़ अबे तोड़ अरे यही सभी कारण के वजह से 14 जुलाई 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था। यही से तो कहानी होता है शुरू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। A growing middle class envisages an end to privileges। 18th सेंचुरी में एक ऐसा एक सोशल ग्रुप्स, फ्रांस का एक सोसाइटी उभर कर आता है जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। ना वो नोबिलिटी है ना वो पीजेंट्स है। ऐसा एक सोशल ग्रुप है जो थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, समाज के बारे में जानते हैं, समाज किस तरह चल रहा है और क्या सही है उसके बारे में जानते हैं। ये लोग बिजनेसमैन थे, और इनमें से 3 पॉइंट थे जो कि फ्रेंच सोसाइटी को बदल कर रख दिए थे। एक थे जॉन लॉक, दूसरे थे जीन जाक्यस रूसो, एंड 3 नंबर थे मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉक अपने बुक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में वो डिस्क्राइब किए हैं जो एब्सोल्यूट पावर है, जो डिवाइन पावर है मोनार्क की, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। और रूसो अपने बुक सोशल कंट्रैक्ट में वो डिस्क्राइब किए हैं जो गवर्नमेंट कैसे बनाया जाएगा, वो लोगों की कंट्रैक्ट के थ्रू गवर्नमेंट बनाया जाएगा। और लास्ट में जो मॉन्टेस्क्यू है अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में वो डिस्क्राइब करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में होना चाहिए। और ये आइडिया जो है फिलोसोफर्स की, ये हर एक जगह में डिस्कस होने लगा। सैलून में डिस्कस होने लगा, कॉफ़ी शॉप में डिस्कस होने लगा, और लोगों के बीच में डिस्कस होने लगा। और जो लोग पढ़ नहीं पाते थे बुक्स, उसको बोल बोल के समझाया जाता था। न्यूज़पेपर के थ्रू ये स्प्रेड हुआ और लोग जानने लगे कि ये जो सोसाइटी है वो कैसे होना चाहिए और मोनार्किकल पावर को कैसे एंड किया जाए। और इसी समय लुईस 16 प्लान करते हैं टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, और स्टेट जनरल यानी कि असेंबली बुलाते हैं वर्साइल्स के पैलेस पे। एक और टॉपिक हमारे आता है जिसको बोला जाता है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? जैसे लुईस 16 टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए असेंबली बुलाते हैं जिसको हम स्टेट जनरल बोले, और ये टैक्सेस इंक्रीज करना ये बहुत दिन पहले एक असेंबली बुलाया गया था, 1614 में बुलाया गया, और अभी 1789 5 मई को बुलाया गया। आप लोग यहाँ एक इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट लोग, सेकेंड स्टेट लोग, ये बहुत ही कम पॉपुलेशन थे, और ज़्यादातर जो फ्रांस का था, फ्रांस की जो पीपल थे वो 90%
एग्रीकल्चर पीजेंट्स थे, एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे, पीजेंट्स थे, लेकिन इनके पास जमीन नहीं था। और 60% जमीन, सिर्फ लैंड, वो किसके पास था? क्लर्जी और नोबिलिटी। यानी और उनके साथ साथ एक टीथेस था, दूसरा था टेल। दो तरह की टैक्सेस था। जो टीथेस था, ये टैक्सेस पीजेंट्स लोग चर्च को देंगे, यानी कि चर्च पीजेंट्स लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करेगा। और टेली क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स था जो कि राजा लेता था लोगों से, थर्ड स्टेट से। इस असेंबली में सोसाइटी की सभी लोगों को बुलाया जाता है। फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है, और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है। बट यहाँ वोटिंग सिस्टम अलग था। फर्स्ट स्टेट्स लोग एक वोट देंगे, सेकेंड स्टेट लोग एक वोट देंगे, और जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे इनका वोट भी एक ही रहेगा। यानी कि 300 लोगों में एक वोट और एक 300 लोगों में एक वोट, और थर्ड स्टेट में 600 लोगों में से एक वोट। तो यहाँ से जो वोटिंग सिस्टम था, यह हमें पता चल रहा है कि जो भी वर्सलाइस पे स्टेट्स जनरल में डिस्कस होगा, वहाँ मेजॉरिटी फर्स्ट स्टेट्स एंड सेकेंड स्टेट रहेंगे। और जो थर्ड स्टेट लोग थे वो 40,000 लेटर्स लिखकर लुइस 16 को दिए थे, बट वही 40,000 लेटर्स को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और टैक्सेस को बढ़ाया जाता है। तो ये बात जो है वो फ्रांस के पीपल को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो यहीं से वो लोग सब डिमांड करते हैं कि लुइस 16 को हटाया जाएगा और मोनार्किकल गवर्नमेंट को हटा के एक नेशनल असेंबली बनाया जाएगा। और इसमें दो लीडर्स यहाँ पैदा होते हैं, एक थे मिराबियो एंड सेकंड अबेसियस। मिराबियो जो कि नोबिलिटी थे, और अबेसियस जो कि एक प्रीस्ट थे, और उन्होंने एक पैम्पलेट बनाया था, यानी कि बैनर्स बनाए थे, और उस बैनर्स में लिखे थे व्हाट इज द थर्ड स्टेट, यानी कि थर्ड स्टेट क्या है। इसी के साथ स्टेट जनरल को तोड़ दिया जाता है और वहीं एक नेशनल असेंबली बनाया जाता है। लुइस 16 को एज ए सिर्फ किंग रखा जाता है, उनके पावर को एबोलाइज कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है। उसके साथ साथ जितने टैक्सेस थे, जैसे कि टेली, टिथेस, ये दो टैक्सेस को हटाया जाता है और सदियों से चलने वाला जो फ्यूडल सिस्टम, इसको भी एबोलाइज कर दिया जाता है। और फाइनली जो फ्रांस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, यानी कि मोनार्की भी रहेगा लेकिन मोनार्की का पावर नहीं रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस वहाँ पे लिखा गया था उसी के आधार पर मोनार्की राजा काम करेगा। रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे और रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से वो राजा काम करेगा। उसी को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलेंगे। और ये जो नेशनल असेंबली है उसने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1791 में। जो मैन 25 ईयर्स से एबव है और टैक्सेस देता होगा, कम से कम लेबर की 3 दिन की तनख्वाह के बराबर, उनको एक एक्टिव सिटीजन्स बोला गया
और उनको ही वोटिंग राइट दिया गया। और उनके उसके अलावा जो वुमेन थे और जो मैन थे उनको अब तक वोटिंग राइट नहीं मिला था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया था राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि राइट टू लाइफ जिसको हम बोलते हैं जीने के अधिकार, और फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इसको भी हम एक बोलने के अधिकार बोल सकते हैं, और इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि लॉ के सामने सब लोग इक्वल। ये सब कुछ राइट्स रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फ्रेंच एबोलाइसेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, यानी कि फ्रांस जो था मोनार्की को एबोलाइज कर देता है, ख़त्म कर देता है और वो बन जाता है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि ऐसा एक गवर्नमेंट जहां लोग चूज करेंगे और उसको वोटिंग के जरिए उसके लीडर को चूज किया जाता है, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। देखिए यह होता क्या है, लुइस 16 सिर्फ एज ए राजा ही रह गया था, उसकी बात को कोई नहीं मानते थे। इसीलिए वो प्रूसिया के राजा के साथ, ऑस्ट्रिया के राजा के साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ लड़ाई करने के लिए बोलता था। और ये जो बात है ये फ्रांस के लोगों को पता चला गया, तो फ्रांस के लोग प्रूसिया के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक लड़ाई घोषित कर देते हैं, एक वार घोषित कर देते हैं। और यहाँ सब लोग मिलकर, फ्रांस के सभी लोग मिलकर यहाँ पर सॉन्ग गा गा के वो लोग लड़ाई किए थे, और वो सॉन्ग का नाम था मार्सेलेस। और ये जो मार्सेलेस था इसको कंपोज किए थे, इसको बनाए थे कौन? रॉगेट दे लेस्ले। और बाद में जाकर ये सॉन्ग्स को फ्रांस की नेशनल एंथम बनाया जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला था, जैसे कि वुमेन लोगों को और जो गरीब लोग थे और जो टैक्स नहीं देते थे, वो लोग क्या बोले? वो लोग बोले कि रिवॉल्यूशन जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रांस का जनता है, फ्रांस के जो लोग हैं, फ्रांस के जो एक्टिव सिटीजन्स है, वो लोग गरीब लोगों को या फिर वुमेन लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं देते हैं। तो इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग भी, वुमेन लोग भी और जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे, एक्टिव सिटीजन नहीं थे, वो लोग भी लड़ाई पे शामिल हो गए। लोग पॉलिटिकल क्लब बनाने लगे। उनमें से एक फेमस क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब का जो लीडर थे वो मैक्सिमिलियन रॉबespierre थे। जैकोबिन क्लब का नाम सेंट जैकब के नाम से दिया गया था। और ये जैकोबिन क्लब का जो मेंबर्स थे वो शॉपकीपर्स थे, आर्टिसंस थे, वॉच मेकर्स थे, प्रिंटर्स थे, ये सभी सर्वेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, ये सभी मेंबर्स को लेकर जैकोबिन क्लब बनाया गया था। और इन लोगों का जो पहनने की जो तरीका था ये अलग था। ये लोग एक ट्राउजर पहनते थे और सिर्फ मैन एक रेड कैप पहनते थे। वुमेन लोगों को ये पहनने की कोई इजाज़त नहीं था। और ये एक ड्रेस पहनने के पीछे एक कारण है, क्योंकि जो क्लर्जी और आपके जो नोबिलिटी लोग पहनते थे, जिसको बुलाया जाता था नी ब्रीचेस, इसको ये लोग पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो लोग पहनते थे ट्राउजर। जैकोबिन क्लब का एक मोटिव था, फ्रांस के जितने सिटीजन हैं सभी को पॉलिटिकल इक्वलिटी मिले, वोटिंग देने के अधिकार मिले। और जब रिवॉल्यूशन ख़त्म होता है तो इस रिवॉल्यूशन के बाद सिर्फ मैन को 21 ईयर्स से एबव सबको पॉलिटिकल राइट्स मिलता है। और फाइनली वही जैकोबिन क्लब पावर में
आ जाता है और उसने जो नेशनल असेंबली को कन्वेंशन में बदल दिया, जिसको हम नेशनल असेंबली बोलते थे उसको कन्वेंशन में बदल दिया और मोनार्की को ख़त्म करके फ्रांस में एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट या रिपब्लिक बनाया। और फाइनली लुईस 16 को गुलेटिन से सर काट के हत्या कर दिया जाता है। यही से शुरू होता है द रेन ऑफ टेरर। डर का माहौल यहाँ से शुरू होता है। ऐसा एक सिचुएशन बना दिया था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर ने, फ्रांस की जनता उनको ही गुलेटिन में सर काट के हत्या कर देते हैं। जब 1793 से 1794 तक ये जो दौर चला था, इस दौरान रॉबर्सपियर ने बहुत सारे पॉलिसी का इंट्रोड्यूस किया था। कौन कौन से पॉलिसी का इंट्रोड्यूस किया था? पहला पॉलिसी, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा ही मिलेगा, वो भी गुलेटिन से सर काट के अलग कर देना। चाहे वो नोबिलिटी हो, चाहे वो क्लर्जी हो, या चाहे खुद की जैकोबिन क्लब की मेंबर्स हो, या फिर कोई पुअर पीपल हो, या फिर चिल्ड्रन हो। दूसरा, रॉबर्सपियर के गवर्नमेंट में वेजेस एंड प्राइसेस ये फिक्स था। कोई भी अपने मन से प्राइस को बढ़ा नहीं सकता था और घटा नहीं सकता था। अगर करना है तो गवर्नमेंट ही करेगा। अगर आपको मीट खाने के मन हुआ, अगर आपको ब्रेड खाने का मन हुआ, तो आप फिक्स से ज़्यादा नहीं ले सकते। वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि आप कितना खाएंगे। अगर आप 200 ग्राम मीट खाते हैं या डिसाइड करता है गवर्नमेंट, तो 200 ग्राम ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। और फोर्थ नंबर, आप फ्रांस में मैडम नहीं बोल सकते। आपको बोलना है तो सिटीजन या सिटोयन। जितने सारे चर्च थे, सभी चर्च को उसने अपना गवर्नमेंट बिल्डिंग बना दिया, या फिर बैरक्स बना दिया, आर्मी की अड्डा बना दिया, या ऑफिस बना दिया। फ्रांस के सिटीजन डिसाइड करते हैं जो लोग टैक्सेस प्रोवाइड करेंगे वो लोग सिर्फ वोट दे पाएंगे, और हमारे जो गवर्नमेंट रहेगा वो 2 तरह का होगा। 2 तरह की लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, और 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल से हम 5 गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन ये भी दिक्कत आ गया कि 5 गवर्नमेंट रहेंगे तो सबके जो ओपिनियन है अलग अलग हो गया, सबकी ओपिनियन डिफरेंस होने लगा, सब लोग अपने आप को ही मानने लगे हेड। तो ये गवर्नमेंट भी नहीं चला। फाइनली नेपोलियन बोनापार्ट आता है और इस गवर्नमेंट को पूरा ख़त्म कर देता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, डिड वुमेन हैव ए रिवोल्यूशन? क्या वुमेन लोग रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे? जी हाँ। जब फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ था 14 जुलाई 1789 में, तब भी ये लोग पार्टिसिपेट किए थे। जब सिर्फ 25 ईयर एक्टिव सिटीजन टैक्सेस देने वाले मैन लोगों को वोटिंग राइट मिला था, तब भी ये लोग पार्टिसिपेट किए थे और डिमांड किए थे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। जब रिवॉल्यूशन होता है ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के साथ, तब भी ये लोग रिवॉल्यूशन किए थे। सिर्फ ये लोग डोमेस्टिक वर्कर नहीं थे, किसी के घर में जाकर काम करने वाले नहीं थे, ये लोग रिवॉल्यूशन में भी पार्टिसिपेट किए थे। और उनके जो गवर्नमेंट था, उनके कुछ डिमांड्स था, उसी डिमांड को भी फुलफिल किया गया था। जैसे कि पहला, उन लोगों को अलाउ किया गया स्कूल जाना। दूसरा, वो लोग मैरिज कर पाएंगे और मैरिज में वो डिवोर्स भी अप्लाई कर पाएंगे, और वो लोग जॉब भी कर सकते हैं, और वो लोग स्मॉल बिजनेस भी चला सकते हैं। और फाइनली इनको फ्रांस में
1946 में ही पॉलिटिकल राइट मिला है। तो आप हिसाब कर दीजिए, 1789 से रिवॉल्यूशन हुआ था और 1946 में जाकर इनको मिला। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी यानी कि दास प्रथा। लोगों को पैसे लेकर बेच दिया जाता था, एक देश से दूसरे देश को बेच दिया जाता था, जैसे फ्रांस के लोग करते थे। हालांकि फ्रांस के लोग नहीं जाते थे, फ्रांस के जो लोग हैं अफ्रीका से लोगों को खरीद के उनको बेचा जाता था अमेरिका में। और अमेरिका से जो प्रोडक्शन होता था, आपका प्लांटेशन होता था, तंबाकू सबको वहाँ से प्लांटेशन करके वो सब चीज़ वो फ्रांस को लाया जाता था। और वो जहाँ जो काम करेंगे अमेरिका में, वो अफ्रीका के स्लेव थे। ये सिस्टम था। जब नेशनल असेंबली भी बना तब भी स्लेवरी को एंड कर नहीं पाए। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना तब भी स्लेवरी को एंड कर नहीं पाए। जब जैकोबिन क्लब आया तब जाके स्लेवरी एंड हुआ। बट जैकोबिन क्लब या जैकोबिन गवर्नमेंट जब आया वो भी तो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर स्लेवरी स्टार्ट हुआ। और जब स्टार्ट हुआ तो ये ख़त्म का नाम ही नहीं लेता था। और बाद में जब नेपोलियन आता है उसके बाद जाकर 1848 के बाद फाइनली एबोलिश होता है स्लेवरी। और लास्ट हमारे टॉपिक आ जाता है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। यानी कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लोगों को क्या बेनिफिट दिया। पहला बेनिफिट, जब रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों को राइट्स मिला, फ्रीडम मिला, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, सेंसरशिप मिला, लोग न्यूज़पेपर बनाने लगे, लोग स्कूल जाने लगे, ये अधिकार मिला, लोग अपना सॉन्ग्स गाने लगे, एंथम बनाने लगे। ये उनका एवरीडे लाइफ में चेंजेस देखने को मिला था। और फ्रांस अपने आप को मोटिवेटेड नहीं किया था, पूरे वर्ल्ड को मोटिवेटेड किया था। तो फाइनली हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस क्लास 9 के ख़त्म हो गया। तो कैसा लगा आप लोग श्योर कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए।